हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th। अगर आप भी देने वाले हैं 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम और आपका भी मीडियम है इंग्लिश, तो बहुत सही जगह है। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आज जो चीज़ हम कराने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का कंप्लीट सब्जेक्टिव एंड लिटरली हिस्ट्री का कंप्लीट है, इकोनॉमिक का कंप्लीट सब्जेक्टिव। आपको सारी वीडियोस हमारे इसी चैनल पर मिलेंगी, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। और पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। तो ज़रूर से ज्वाइन कर ले टेलीग्राम, जल्दी से ज्वाइन कर कर आकर तब ये वीडियो देखें। अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्योंकि आपको पीडीएफ के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। आज जो चीज़ हम बात करने वाले हैं कंप्लीट सब्जेक्टिव, तो आई थिंक 62 टोटल क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट का मिक्स है, मतलब सारे इसमें का जो चैप्टर है ना, सब्जेक्ट नॉट चैप्टर, उनका मिक्स है। तो आप लोग आराम से देखो एंड इसी क्वेश्चन को याद करो, सारा 62 में आराम से निपट जाएगा सब्जेक्टिव ज्योग्राफी का। उसके बाद से एट दी एंड में आपको जो एक दो पहले मिलेंगे सब्जेक्टिव वो मोस्ट वीवीआई होंगे, तो उनको भी ज़रूर से देखना हमारे चैनल पर जो आएंगे। तो सब्जेक्टिव अभी इतना देखो जो हो रहे हैं, तो उसके बाद से आगे हम आपको मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव देने वाले हैं, तो उसको भी ज़रूर से देखना, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफाइंड रिसोर्सेज से, तो सबसे पहला चैप्टर ही है रिसोर्स के बारे में। तो रिसोर्स क्या है, तो देखो बहुत सारे डिफिनेशन है रिसोर्सेज के, लाइक चैप्टर में बुक में भी अलग अलग रिसोर्स के। अगर आपने पहले से ही डिफिनेशन याद कर लिया है इस क्वेश्चन का तो कोई बात नहीं, आप उसे ही रख सकते हो। नहीं तो बाई चांस अगर नहीं किया है तो ये 2 लाइन का आंसर आप लिखेंगे तो आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। All those things which are useful for humans are called resources like land, water, trees and plant etc. मतलब वो सारे चीज़, यानी वो सारी चीज़, वो सारी थिंग जो एक वुमेन्स के लिए, एक इंसान के लिए उसका नीड को पूरी करती है, यूज़फुल है उसके लिए, उसको कहा जाता है रिसोर्सेज। बस इतना लिखो, आराम से फुल मार्क्स ले जाना। और एग्जाम्पल में बात करें तो लैंड, वाटर, ट्रीज एंड प्लांट एटसेट्रा, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है, लिख कर आ जाना, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन तो कंपल्सरी है, पूछेगा ये। देन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना। व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी, मतलब कि नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। या इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब क्या महत्व है रिसोर्स कंजर्वेशन का। तो सिंपल, अगर ये वाले ऊपर वाला अगर आपको इस तरह से भी, ऊपर वाला नहीं मतलब ऊपर वाले ये क्वेश्चन है ना, इस तरीके से भी पूछे, चाहे नीचे वाले का इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके पूछे, तो आपको आंसर यही लिखना है। क्योंकि देखिए आंसर सेम होता है, बच्चे टॉपिक सेम होता है, बस बच्चे को क्वेश्चन देख के घबराहट हो जाती है कि मतलब मैंने ये याद किया था, ये पूछे थे। तो उसी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना एंड टॉपिक से रिलेट करना एंड देखना किस टॉपिक से रिलेट हो रही है, कौन से आंसर से मेरे रिलेट हो रही है, देन आप उसको लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमाया जा सकता है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है ना कि क्यों ज़रूरी है नेचर रिसोर्स को हमें कंजर्व करना, बचाना। और यहाँ नीचे में क्या लिखा है कि क्या इम्पोर्टेंस है रिसोर्स को कंजर्व करना, ठीक है, क्या महत्व है। तो दोनों का मतलब सेम है, तो आप आंसर भी सेम ही लिखने हैं, ठीक है। बस एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए इस तरह का आंसर क्वेश्चन को रेडी करता है। तो दोनों पूछेगा तो आप लोग यही लिखना कि एट प्रेजेंट रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब कि रिसोर्सेज को, अभी हम प्रेजेंट में बात करें तो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इनडिस्क्रिमिनेटली की तरह, मतलब एकदम बर्बादी। ड्यू टू विच द रिसोर्स में रीच द वर्ज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कि अगर इसी तरीके से बेफालतू भी यूज़ किया जाएगा रिसोर्सेज का तो बहुत जल्द जो रिसोर्स है एक्सट्रैक्शन हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। Therefore, conservation of resources is necessary to maintain sustainable development. इसी कारण जो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन है उनको हम लोगों को नेसेसरी मेंटेन करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो मेंटेन रहे, ओके। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करते हैं
कि विच मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज कंसीडर्ड यूजफुल इन एरियाज प्रोन टू विंड इरोजन, कि कौन सा मेथड जो है ना एग्रीकल्चर का वो कंसीडर किया जाता है किस एरिया के लिए, प्रॉन एरियाज के लिए, विंड इरोजन के लिए, ठीक है, यूजफुल होता है। तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर का नाम आता है वो होता है स्ट्रिप एग्रीकल्चर, ठीक है, इज कंसीडर यूजफुल इन एरियाज प्रॉन टू विंड इरोजन के लिए जो एग्रीकल्चर का यूज़ किया जाता है या कंसीडर किया जाता है वो स्ट्रिप एग्रीकल्चर होता है। इसको डन करने के लिए ग्रास में स्ट्रिप लगाया जाता है, जो ग्रास ग्रोन हुआ था उसको स्ट्रिप फ्रॉम द सीड तक लगाया जाता है, देन एग्रीकल्चर क्रॉप तक वाटर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि क्वेश्चन है मेंशन द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन को फैक्टर को आप लोग को मेंशन करना है। तो देखिए द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस आर रॉक्स, क्लाइमेट, मिनरल पार्टिकल्स, वेजिटेशन, ऑर्गेनिक मैटर, टाइम एटसेट्रा। यानी सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं या यहाँ ऐसे डैश देकर फॉलोइंग पर 1 2 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक 1 में रॉक होगा, ठीक है, सेकंड में क्लाइमेट, थर्ड में मिनरल पार्टिकल्स, फोर्थ में वेजिटेशन, या ऐसे भी लिखोगे तो बस ये कॉमा को ज़रूर से ध्यान में रखना, उसको देना ज़रूरी है, ओके, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये अलग अलग है। एंड अंडरलाइन ज़रूर से करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको अंडरलाइन करके आना। अगर ब्लू से आंसर लिख रहे हो तो ब्लैक से अंडरलाइन करके ही आना, ताकि तुम्हें अच्छे नंबर मिलने की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि नेम द स्टेट्स वेयर ऑलिवल सॉइल इज प्रीवलेंट, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। मतलब उन सारे स्टेट का नाम लिखिए जहाँ एलिवल सॉइल होते हैं और उन पे कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं इन सॉइल में। तो ऑलिवल सॉइल जो होते हैं बहुत जगह इन स्टेट में स्प्रीड है, फैले हुए हैं। नॉर्थ बिहार, उत्तर प्रदेश बात करते हैं तो आसाम, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका एटसेट्रा। क्रॉप्स अगर लाइक शुगर कैन में बात करें, चाहे राइस, वेट, मेज एटसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एलिवल सॉइल में ग्रोन कराए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से क्रॉप, शुगर कैन, राइस, वेट, मेज, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवल सॉइल, से आप क्या समझते हैं, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। देखो ऊपर वाला तुमने याद कर लिया ना, कौन कौन सा क्रॉप को मतलब ये क्या जाता है, अरे यार ग्रोन किया जाता है, ओके ना। तो ऊपर वाला याद है, बस यहाँ से याद कर लो कि एलिवल सॉइल किसे कहते हैं। द सॉइल कैरिड अवे बाय द वाटर ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड एलिवल सॉइल। कहने का मतलब है जो कि रिवर के वाटर से आती है ना, दूर से किनारे पे रहती हैं, उस सॉइल को अवे रहती हैं, उस सॉइल को कहते हैं एलिवल सॉइल। इस सॉइल में किस तरह के क्रॉप को ग्रोन किया जाता है, शुगर कैन, राइस, वेट, मेज एटसेट्रा, ठीक है, ये सारे ग्रोन कराए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर सॉइल। मतलब खादर और बांगर की सॉइल के आप एक्सप्लेन कीजिए। तो न्यू सॉइल को कहा जाता है खादर सॉइल, और ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होता है। ओल्ड सॉइल को कहा जाता है बांगर, और ये सॉइल बहुत कम फर्टिलिटी होता है। बस इतना याद करके ना हो जाएगा। देखो एक एक पॉइंट है, देखो ये ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खादर एंड बांगर ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो ओल्ड सॉइल को क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं। एंड न्यू एलिवल सॉइल को क्या कहते हैं, ये पूछा जाए तो कहना खादर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आप सब्जेक्टिव भी याद करो तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को रिलेट करो एंड समझो कि या मैंने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन को याद किया था, ठीक है, बहुत नेसेसरी है। और ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस करते जाना भी सब्जेक्टिव इसलिए ला रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे डरे होते हैं और टाइम नहीं है रिमेंबर करने के लिए सब्जेक्टिव, इसलिए ऑब्जेक्टिव की पिछली सारी वीडियोस देखना, दोबारा से देखना, लेकिन देखना ज़रूर, क्योंकि वही सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। और जो जो मतलब पिछले ईयर्स का कराया गया है वो भी जाकर वीडियोस में, मतलब चैनल के वीडियोस में जाकर देखना, बहुत हेल्पफुल होगा। अगर तुमने एक बार देख के छोड़ दिया ना तो ये बहुत गलत बात है, जाकर दोबारा देखना ताकि तुम्हारी रिवीजन हो और तुम्हारी प्रैक्टिस हो, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं पूछेगा, उसमें से क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। देखो 100% मतलब समझो कि 50% उसमें से रहेंगे या 75% उसमें से रहेंगे या 15% डिफरेंट रहेंगे। तो हमको 15% डिफरेंट बनाने से अच्छा है 75% में हम नहीं बना लेंगे।
75 में से बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा 14 ही बनाना है तो आराम से अपना बन जाएगा, तो क्या ही ज़रूरत है न्यू क्वेश्चन को याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे कि मेंशन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट के दो फायदे की बात करते हैं, ठीक है। हम बताइए कौन कौन से फायदे हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट के। तो पहला तो फ्लड कंट्रोल हुआ, दूसरा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। ये दो फायदे हुए हमें किससे, रिवर वैली प्रोजेक्ट से। द नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ इज क्रॉप रोटेशन हेल्पफुल इन सॉइल इरोजन में, किस तरीके से जो क्रॉप रोटेशन है वो हेल्पफुल है, मदद है इन क्रॉप रोटेशन। मतलब क्रॉप रोटेशन में a pulse crop is planted between two food crop, the quantity of nitrogen in the soil is maintained by the pulse crop, due to which soil is conserved. Thus crop rotation helps in soil conservation। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक अगर लेते हैं कि हमने क्या बोलते हैं पल्स के क्रॉप की है, यानी दाल के लिए, ठीक है, उसको प्लांटेड किया हमने, लगाया किस तरह से, तो दो फूड क्रॉप के बीच में जो क्वांटिटी होगा नाइट्रोजन का वो सॉइल में होगा, वो किस तरीके से मेंटेन हो जाएगा, पल्स क्रॉप के बीच में मेंटेन हो जाएगा, और इसी वजह से सॉइल कंजर्व रहेगा, बचा रहेगा, और इसी वजह से सॉइल कंजर्वेशन में इस तरह से क्रॉप रोटेशन हमारी मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डिस्क्राइब द रीज़न फॉर पॉल्यूशन ऑफ इंडियन रिवर। तो देखिए रीज़न बताइए हमें कि इंडियन रिवर में पॉल्यूशन के कारण बताइए। तो आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही नहीं कि 1 2 करके लिख दिया मैंने, तो आपको ऐसे लिखना है फॉलोइंग आर द रीज़न फॉर पॉल्यूशन ऑफ इंडियन रिवर्स, मतलब कि ये रीज़न है पॉल्यूशन के रिवर के, इंडियन रिवर में। तो पहला है कि जो फैक्ट्री के वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो रिवर्स में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। ये यस्टरडे नहीं रहेगा, ठीक है, रिवर में डाल दिए जाते हैं जो भी फैक्ट्री का वेस्ट रहेगा। और दूसरा डंपिंग क्या करते हैं, गार्बेज एक्सेट्रा, जो कि रिवर के किनारे, यानी किनारे जो होता है ना बैंक्स, उनको कहते हैं, तो वो सारे वहाँ पर डाल देते हैं, वहाँ रख देते हैं, हो जाता है। और डेड एनिमल्स को, मरे हुए एनिमल्स को रिवर में डाल देते हैं लोग। इससे क्या होगा कि रिवर में, हमारे रिवर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कचरा, लाइक प्लास्टिक वगैरह भी कुछ भी निकलता है रिवर में डाल देते हैं, नहीं, रिवर के वो साथ में क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पॉल्यूशन वहाँ हो रहा है। और रिवर भी आजकल नहीं, जब मतलब उसको साफ़ करने के लिए लोग भी आते हैं तो बहुत दिन के बाद ही आते हैं हमारे इंडिया में, ऐसा बात है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया ना। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मतलब क्या क्या रिसोर्स, क्या क्या यूजेस है वाटर रिसोर्स का, यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान में रखना कि फॉलोइंग आर द यूजेस, मतलब ये वाटर रिसोर्सेज के यूज है। पहला तो ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा इरिगेशन के लिए, ये बहुत बच्चों टाइप का आपको आंसर लिख कर आना है, इसमें कुछ भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और जो घर के काम करने, हाउस होल्ड वर्क, यानी घर के काम करने वाले, लाइक वॉशिंग, कपड़े धोना एंड बर्तन को धोना, ये सारे घर के काम में काम आता है, कौन, वाटर, ठीक है। ये यूजेस है, बस इतना लिख देना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो ये बताया मैंने कि क्या मेन ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले था इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, ये मैंने नहीं बताया, इरिगेशन सिस्टम क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्ट था। और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, और ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई करना, मतलब वाटर को सप्लाई करना पानी पीने के लिए, फिशर्स के लिए था, टूरिज्म के लिए था, फ्लड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें क्या थी, इनका मेन ऑब्जेक्ट था रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि वाई इज फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए फॉरेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों अहम है। टू बैलेंस द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे किसी भी एरिया में 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, किसी भी एरिया में। ये हम नहीं जानते कहाँ हम रह रहे हैं, लेकिन अगर आपको इन्वायरमेंट को बैलेंस करना है तो ये ज़रूरी है कि आपके फॉरेस्ट की परसेंटेज 33 होनी चाहिए। थ्रू फॉरेस्ट वुमेन्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन एंड फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड बाय अर्थ। तो कहने का मतलब है कि फॉरेस्ट के थ्रू क्या होता है, वुमेन्स या अदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब क्या करता है, हमारे से जो रिलीज होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है, इस तरीके से वो ये काम करता है। दैट इज़ वाई इम्पॉर्टेंट है।
फॉरेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या, अब देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा, अगर किसी ने ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस की होगी और ये दिख रहा है तो उसको समझे चिपको मूवमेंट की आंसर लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एंड ये लिख दे लगा। कैसे, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनता है कि चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और ये भी पूछा जाता है कि कौन फाउंडर थे। देखो ये तीनों चीज़ें पूछा जाता है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में ऑफकोर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ना कहने वाली बात ही नहीं है। चाहे तुम पीवाईक्यूज को देख लो, चाहे किसी भी चीज़ को उठाकर देख लो, पिछले साल के देख लो, सेंटअप को देख लो, तो ये चिपको मूवमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो किस तरीके से आते हैं, तो चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट इन 1972 फ्रॉम गरवाहलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट गरवाहन से ये स्टार्ट हुआ था 1972 में। ठीक है, ये दोनों अगर तुमने ऑब्जेक्टिव में याद किया होगा तो याद है। अब फाउंडर का भी ये पूछा जाता है नाम, तो सुंदरलाल बहुगाना इनके फाउंडर थे चिपको मूवमेंट के। लेकिन ये क्या था चिपको मूवमेंट, तो ये था कि जो इस मूवमेंट में लोकल पीपल थे वो पार्टिसिपेट किए थे, मतलब थे इसमें, और उन्होंने का कहना था कि तुम्हें पेड़ से काटने से पहले हमें काटना होगा। और किसके खिलाफ वो खड़े हुए थे, तो वो खड़े हुए थे जो पेड़ को काट रहे थे। तो उन्होंने प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट करने लगे। दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कटिंग द ट्रीज बाय क्लाइंगिंग देम टू देम, उनसे चिपकने लगे और उनको कटने के लिए मना करने लगे। यही था चिपको मूवमेंट, बस इतना लिखना है, ये तुम्हें याद होगा और ये बस थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर ट्रीज ऑफ डिसीडियस फॉरेस्ट के दो फोर ट्रीज के नाम बताइए। तो देखो जो डिसीडियस फॉरेस्ट के चार ट्रीज के नाम है वो मैंगो, जैकफ्रूट, पपाया, जामुन। ठीक है, और ये है क्या, डिसीडियस फॉर दोज फॉरेस्ट आर कॉल्ड दोज हुज लीव्स फॉल, मतलब कि उस फॉरेस्ट को कहा जाता है जिसके सारे पत्ते गिर गए होते हैं, झड़ गए होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं कि डिफाइन मिनरल। मिनरल को डिफाइन करना है, तो सॉलिड नेचुरल सब्सटेंस हैविंग डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मिनरल्स। तो देखो सॉलिड एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसके पास केमिकल कंपोजिशन मतलब डिफिनिट है। ठीक है, और इसकी इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्पेसिफिक इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारे को मिलाकर हम उसको कहते हैं मिनरल। नेक्स्ट यहाँ कहते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मिनरल्स, आप क्या समझते हो। और कंजर्वेशन यानी कि मिनरल को बचाना और मिनरल को मैनेज करना, मैनेजमेंट को क्या समझते हैं आप। तो मिनरल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी मिनरल क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो मतलब कि इसको बनाया नहीं जा सकता, ख़त्म हो गया तो। इसकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है, एक बार ख़त्म हो गया तो मतलब बनाया नहीं जा सकता। डेट इज़ वाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज़ नेसेसरी। और देखो जब यहाँ पर हमने बता ही दिया कि ये लिमिटेड है तो इसका मतलब क्या है कि हमें बचाना इसका ज़रूरी है, कंजर्व करना ज़रूरी है, तो लिख दो डेट इज़ वाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज़ नेसेसरी, बस इतना लिख कर आना, नंबर फुल देगा एग्जामिनर, काटने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करें राइट नेम्स ऑफ द मेन आयरन और माइनिंग सेंटर ऑफ झारखंड के। मेन आयरन और माइनिंग सेंटर के नाम लिख रहे हैं, तो ऐसे लिखना फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। देखो ये सारे वही लिखने हैं तुम्हें, बस यहाँ लिख देना है फॉलोइंग, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, बस फॉलोइंग घुसा देना। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न शिवम और प्लामू धानबद। ठीक है, ये सारे क्या हैं, झारखंड के मेन आयरन और कम। अब यहाँ लिखना यूजेस ऑफ मैग्नीज का यूज करना, यूज लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम बता देते हैं कि मैंगनीज इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेस्टिसाइड, मतलब मैंगनीज का यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, बैटरीज, पेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे बनाने के लिए मैंगनीज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ आयरन ओर के नेम्स लिखना है, तो देखो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमिनेटाइट, सिडराइट, ये क्या है, आयरन ओर के नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं फेरियस एंड नॉन फेरियस मिनरल्स का क्या करना है आपको, डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फेरियस एंड नॉन फेरियस मिनरल में क्या क्या डिफरेंस आपको लिखना है। तो देखो टेरेस ऑफ आयरन आर फाउंड इन फेरियस मिनरल, मतलब कि जो आयरन के टेरेसेस होते हैं वो फेरियस मिनरल्स में पाए जाते हैं, जैसे आयरन और मैग्नीज, टंगस्टन, कोबलेट एटसेट्रा। और आयरन के टेरेस जिसमें नहीं फाउंड होते उसे कहा जाता है नॉन मिनरल, नॉन फेरियस मिनरल।
लाइक गोल्ड, सिल्वर, लीड, बक्साइट, टिन एटसेट्रा। ठीक है। देन कहते हैं राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोल। कोयला का मतलब अलग अलग जो तरह का है, टाइप्स हैं, उनके नाम लिखे। देखो 4 टाइप्स ऑफ कोयला होते हैं। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है। सबसे बेस्ट की बात करेंगे तो एंथ्रासाइट आएगा। ठीक है। और सबसे बेकार वरिष्ठ की बात करेंगे, पीट। ठीक है, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कि हाउ इज सोलर एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब सोलर एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होता है वो बताना है। व्हेन द सन कम थ्रू फोटोवोल्टिक सेल से, जब सन कम आता है मतलब आता है, व्हेन द रेज आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जब उसकी रे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तब जाके सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सिंपल। नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको बताना है कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है। देन यहाँ बात करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे क्या है, ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्स है और ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी जिसे तुम्हारा जनरेट कर नहीं सकता। कि जनरेट भी होगा तो मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स में जनरेट होगा, तो इसे नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। ठीक है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक रिन्यूएबल है। देखो अगर तुम्हें कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं समझ में आए तो नीचे हिंदी दिया होगा उसे पढ़ लेना, मतलब ऊपर दिया होगा तुम्हारा, नीचे दिया होता है इंग्लिश, तो पढ़ लेना। अगर मैं ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि नहीं समझ में आए, अगर नहीं समझ में आए तो ऊपर वाला पढ़ लेना, देन थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि हिंदी अगर कोई नहीं मतलब एक्सप्लेन तो कोई नहीं करता है बोर्ड एग्जाम में, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ वहाँ पर तो कोई एक्सप्लेन करने वाला होगा नहीं कि ये क्वेश्चन क्या। तो तुम्हें इतना ध्यान में रखना है कि इतने चालाक बन के जाना है कि तुम्हें मतलब अच्छे से तुम लिख कर आ जाओ। ठीक है, चालाक नहीं, इतने होशियार होके आना है। ठीक है, इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए तुम। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे विच आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, से कौन सा आइटम बनता है। तो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन ऑयल हुआ, लिब्रिकेंट्स हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, मेडिसिन हुआ, सैंथिसाइड, रबर एक्सेट्रा, क्या होते हैं, पेट्रोलियम से बनता है। बस इतना लिख देना। ठीक है। वाई इज पेट्रोलियम मोर इम्पोर्टेंट देन कोयला, कोयला से ज़्यादा क्यों पेट्रोलियम बहुत अहम है। द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोयला ड्यू टू विच फॉलोइंग रीजन, ये कारण है, ये वजह है, इसी वजह से पेट्रोलियम ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं कौन कौन से कारण है। तो लिथियम रिजर्व आर मोर देन कोयला रिजर्व, मतलब लिथियम की जो रिजर्व्स हैं वो कोयला से ज़्यादा है। इन पेट्रोलियम उसके पास एबिलिटी होती है ज़्यादा लेने की, मतलब गिव मोर पावर, मतलब ज़्यादा एबिलिटी होती है वो पावर देने की एंड लेने की, टेक। ठीक है। माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्टर्बेंस ऑफ पेट्रोलियम, ये सारे बहुत कम है, यानी चीपर है कोयला से ज़्यादा। ठीक है, कम है। फ्रॉम विच मिनरल इज न्यूक्लियर पावर ऑप्टेन, मतलब कि कौन से मिनरल से न्यूक्लियर पावर ऑप्टेन होता है। और यहाँ से आंसर लिखा हुआ है न्यूक्लियर पावर इज ऑप्टेन फ्रॉम ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनेजाइट, एंटीमोनिया। ठीक है, एक्सेट्रा। तो न्यूक्लियर पावर किस किस से ऑप्टेंट होता है ये पूछा गया था, कौन कौन से मिनरल थे। तो लिख दो ग्रेफाइट जो कि पेंसिल में होता है, यूरेनियम, मोनाजाइट, एंटीमोनिया। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे बस इतना लिख के आ जाना। द नेक्स्ट बात करते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 कोयला फील्ड्स ऑफ गोंडवान ग्रुप, से कौन कौन से तरह के कोयला आते हैं उन फील्ड से उनसे बात करना है। तो देखो आज झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये एरिया से गोंडवान ग्रुप से जो फील्ड का कोयला आता है वो होता है। ठीक है। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ रीन्यूएबल सॉइल का एग्जांपल पूछा है, रीन्यूएबल सॉइल का डिफिनेशन भी पूछेगा। इसका मैंने कराया है अपने सारी वीडियोस, मतलब मैं कह रहा हूँ ना ज्योग्राफी वाला, आई थिंक मुझे प्लेलिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन का बना दूंगी एंड प्लेलिस्ट इकोनॉमिक के, जिसमें मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, पहले के हैं लेकिन बहुत मतलब इसी ईयर्स के हैं, पहले उतने भी नहीं, 3 मंथ पहले होंगे। तो तुम लोग उसको भी जाकर देखना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन कराएगा। तो मैं यही कहूँगी। तो ये डिफिनेशन में पूछता है रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स क्या है, और नॉन रिन्यूएबल, ये चारों का पूछेगा तो आराम से। 4 एग्जांपल की बात करें तो सन आ गया, विंड आ गया, विंड रिटाइंड वेव, ये सारे क्या होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं व्हाई आर रिवर वैली प्रोजेक्ट कॉल्ड मल्टीपर्पज, यानी रिवर वैली प्रोजेक्ट को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहा गया है। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट है मैनी ऑब्जेक्ट, रिवर वैली के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको इसी वजह से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा गया है। द नेक्स्ट बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल इरीगेशन, पावर जनरेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, फिशेज, टूरिज्म। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये हो गया एग्रीकल्चर वर्क प्रोडक्ट से आ गया, चैप्टर से आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने चैप्टर के नाम नहीं डाले हैं,
तुम लोग थोड़ा देखना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन रिवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? द रिवोल्यूशन इन क्रॉप प्रोडक्शन इन 1966 में और 1967 में यूज़ हुआ था। किस लिए? सीड्स को इम्प्रूव्ड करने के लिए, पेस्टिसाइड, इरिगेशन एक्सेट्रा, इसको कहा था ग्रीन रिवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन उनका मतलब नाम है। द ग्रीन रिवोल्यूशन हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, जो पड़ा था सबसे ज़्यादा गेहूं के क्रॉप पे पड़ा था, यानी वेट क्रॉप पे जो इम्पैक्ट पड़ा था ग्रीन रिवोल्यूशन का वो बहुत ज़्यादा पड़ा था। वो मैक्सिमम पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये जगह पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, द नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटोर फार्मिंग से आप क्या समझते हैं? द फार्मिंग डन बाय मेकिंग अ टेरेस स्लोप, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर से अवॉइड करते हुए वो क्या करते हैं, टेरेस्ड स्लोप बनाते हैं। वेस्ट फार्मिंग को हम कहते हैं कंटोर फार्मिंग, जो होता है हिल स्लोप्स में। इसको क्या होता है, ये किस लिए बचने के लिए मतलब क्यों कराया जाता है, तो ये सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करता है ना, बचाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ टू कैश एंड टू फाइबर क्रॉप्स के नाम लेना है। तो कैश क्रॉप में आ गया शुगर कैन, जिससे हमें पैसा मिलता है, ठीक है, कैश क्रॉप। और फाइबर क्रॉप जूट और कॉटन, ठीक है, कॉटन होगा आई थिंक। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ टू टू प्लांटेशन क्रॉप ऑफ इंडिया, मतलब दो प्लांटेशन ऑफ क्रॉप का इंडिया का क्या क्या है उसका नाम लिखिए। तो देखिए शुगर कैन और टी, ठीक है, जो कि इंडिया का प्लांटेशन क्रॉप है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वाई इज महाराष्ट्र फेमस इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, के लिए क्यों महाराष्ट्र फेमस है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल सुटेबल होता है किसके लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। और ये टाइप के सॉइल डीकन प्लेट्यू एरियाज के देश में पाए जाते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र। देयरफॉर महाराष्ट्र इसी वजह से कॉटन कल्टीवेशन के लिए फेमस है। इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है मैं बता नहीं सकती। इट्स जस्ट अभी मतलब 10:30 हो रहे हैं। पता नहीं क्यों सुबह से उठा, सुबह से भी नहीं उठा यार, इतना लेट उठे। 9:35 में तो मेरा आँख खुलता है, मतलब यार आदत सा बन गया है मेरे को लेट उठने का। और इतना हेडेक हो रहा है कि बताया भी नहीं जा रहा है। चाय पिया फिर भी वही है, मतलब रात को सोया था तो सही था, बीच में उठे सुबह में 5:30, फिर दर्द होने लगा नमाज वगैरह पढ़ने, एंड अभी फिर से दर्द हो रहा है उस टाइम से। अब तो सोया भी नहीं जाता है सर दर्द में, फिर भी ज़बरदस्ती का मैं सोई। अब देख रहे हैं अब क्या करना है, वीडियो शूट करने के बाद अपलोड करेंगे, अपलोड करना है, थंबनेल वगैरह बनाना है, सब सेट करना है, टाइटल, इसमें आधा घंटा लगता है, ठीक है। एंड उसमें सोचते सोचते उसके बाद इसको करने के बाद मेरे को थोड़ा राहत मिलेगा, तो थोड़ा बहुत चीज़ें करेंगे। उसके बाद सब चार्ज वगैरह में डालना है अभी माइक वगैरह, ठीक है। राइट ब्रीफली द रीज़न फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यार पढ़ने का किसी को दिल नहीं करता है ये मुझे भी पता है, मैं भी पढ़ती हूँ तो मुझे भी लगता है यार पढ़ने का किसको दिल करता है, सब ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, डैट इज़ वाई पढ़ता है बच्चा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो रहो, अब तो आप लोग का मज़ा आने वाला है 3 महीने तक, आराम से मस्त बैठे रहना सब। किसी चीज़ का एग्ज़ाम का तैयारी करना होगा करके एकदम फिर बाहर चले जाना सब, जो भी कर सकते हो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का तैयारी करके। अब वो सब चीज़ें छोड़ो, यहाँ पर मैं पढ़ा देती हूँ कि ब्रीफली रीज़न बताइए कि लो प्रोडक्टिविटी का जो इंडियन एग्रीकल्चर में क्यों है। तो वो ये रीज़न है। तो अनसर्टेनिटी रैनफॉल होना, ज़्यादातर क्या होता है, बाढ़ आना, सुखाड़ आना, ठीक है। फार्म्स का साइज छोटा होना, ठीक है। और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होना, वेडनेस ज़्यादा होना पॉपुलेशन का, लैक ऑफ इरिगेशन मतलब इरिगेशन की कमी, और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड मतलब पुराने ज़माने के अभी तक मेथड को अपनाया जाता है। कि इम्पोर्टेंट क्या है इंडियन इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर के फॉलोइंग इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक ऑफ इंडिया में। तो पहला बात करते हैं यहाँ पर कि द लाइवलीहुड ऑफ अबाउट 2/3 ऑफ द पीपल इंडिया के किस पे बेस्ड है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कितना करता है नेशनल इनकम को, 24%। और जो वास्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, वो फूड कहाँ से लेती है, वो एग्रीकल्चर से लेती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा 80% से लोग जो बेस्ड है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वेट, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कितने परसेंट के लोग किस पे डिपेंड है, ये है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एग्रीकल्चर और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या क्या डिफरेंस उसको बताइए।
तो कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर डन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी वैसे एग्रीकल्चर जो मतलब ये सोच के बनाया किया जाए बिजनेस के पर्पस से यानी कमाई के लिए, उसको कहते हैं कमर्शियल। कॉटन, टी, टबैको, टर्निंग, ये क्या है, काउंटिंग, ये क्या है भाई, रबर, और यहाँ कॉफ़ी, कहवा, ठीक है, कॉफ़ी को ही बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं सब्सिस्टेंस के लिए, तो वैसे एग्रीकल्चर जो सिर्फ खाने के ऑप्टेंट के लिए किया जाए उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, लाइक राइस, वेट, मेज। कैश क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप में क्या डिफरेंस है इसको बताइए। कैश क्रॉप वैसे क्रॉप जो पर्पस ट्रेड यानी ट्रेड के पर्पज से ही बनाया जाए, क्रॉप कराया जाए, उसको कैश क्रॉप कहते हैं। शुगर कंटेन वैसे क्रॉप जो सिर्फ गार्डन के और कमर्शियल पर्पज से बनाया जाए उसको प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि राइट द मेन फैक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रैक्शन के, मतलब क्या क्या मेन फैक्टर है फॉरेस्ट डिस्ट्रैक्शन के। तो आंसर जो मेन फैक्टर वो बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि कटिंग एज फ्यूल वुड, ये भी है। तीन फैक्टर का नाम बताइए लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल के, जैसे एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना, वाटर सप्लाई और चीप लेवल का अवेलेबल होना, मतलब मिल जाना आराम से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों से क्या समझते हैं। देखो, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइसेंस वगैरह से फ्री रहती है, ठीक है, टैक्स वगैरह से, उनको कहते हैं लिबरलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन गवर्नमेंट के एसेट से हैंडिंग की जाए, मतलब उनके हाथ में रहती है, प्राइवेट होती है खुद की, उसको प्राइवेटाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इकोनॉमिक के एक देश के साथ पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक के साथ कनेक्ट रहती है उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, आप क्या समझते हैं। द इंडस्ट्रीज हुज फाइनेंस गुड्स आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर आर कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्री, यानी वैसे इंडस्ट्री जिनका वर्क सामान जो डायरेक्टली यूज किया जाता है कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री, बिस्किट इंडस्ट्री। और हमारे इंडिया में, भारत की बात छोड़ो यार, पूरे भारत की, बिहार में लोग बिस्किट को क्या कहते हैं, कमेंट, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हैं। प्रिपेयरिंग लाइफ यूजफुल आइटम्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अपनी ज़िंदगी का आइटम को प्रिपेयरिंग लाइफ यूजफुली आइटम्स की वजह से आप लाइफ को प्रिपेयर कर रहे हो फ्रॉम रॉ मटेरियल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं टचिंग द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड, ओके, टचिंग ये क्या लिखा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को आपको लिखना है डिफरेंस, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे। द इंडस्ट्रीज फॉर विच द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से उनका रॉ मटेरियल होता है, एग्रीकल्चर से, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर बेसिन, लाइक शुगर कैन और शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। ये आ गया। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, द इंडस्ट्रीज फॉर विच रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, मतलब कि जो रॉ मटेरियल अगर वो अपनी इंडस्ट्री के लिए आते हैं वो रॉ मटेरियल मिनरल से होना चाहिए, उसको कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, लाइक सीमेंट, आयरन इंडस्ट्री, ये सारी चीज मतलब होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड, ये क्या है, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट द फॉलोइंग। अच्छा, एयर ट्रांसपोर्ट ये पता नहीं कहाँ से आके, अच्छा नहीं नहीं, ये चैप्टर का नाम है, फोर्थ चैप्टर, इसको मैंने पता है अंडरलाइन नहीं किया, फोर्थ चैप्टर ना लिखा है ना, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। वहाँ पर मैंने चैप्टर का नाम नहीं डाला, बट यहाँ डाला है तो भी देख लेना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर बात करते हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक को लिखना है तो द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टर। एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट होता है और मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी अब के ज़माने में है, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट टाइम को बचाता है। एयर ट्रांसपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी महंगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटरवेज फॉर इंडिया, मतलब क्या महत्व है वाटरवे का इंडिया में। तो वाटर रूट का कौन कौन सा महत्व है हमारे भारत में, उसके बारे में बात करते हैं। वाटरवे एक बहुत चीपेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए सबसे सस्ता अगर बात करें
मोड का तो वाटरवे है। हैवी गुड्स मतलब जो बहुत भारी भारी सामान आते हैं ट्रांसपोर्ट होकर, तो वो वाटर रूट से ही आते हैं। और रिवर, कैनल, लेक, सी, ये सारे इसके वाटरवेज के अंडर यूज़ किया जाता है इनका, और ये मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा है। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये मैंने बताया ना। देखो दोबारा दोबारा ये हो गया। ठीक है, तो इसको कोई ये बताया गया है, ये कि प्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स के प्रेजेंट डिस्क्रिप्शन बताइए। ठीक है, महाराष्ट्र रैंक में फर्स्ट आता है, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पेव्ड रोड के पहला टर्म में अगर जो आता है वो रैंक में, वो महाराष्ट्र होता है। शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करें अगर रोड की, तो वो लक्षद्वीप। केरला डेंसिटी ऑफ रोड्स में पहला रैंक हासिल किया, मतलब उसका पहला टर्म है। पंजाब सबसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स नॉर्थ इंडिया में करता है। त्रिपुरा अगर बात करें तो हाईएस्ट डेंसिटी अमॉन्ग दी नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न स्टेट में आता है। ठीक है, बस इतना। अगर मेंशन कोई चार मेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का नाम बताइए तो फॉलोइंग है। पहला रोड ट्रांसपोर्ट है, बहुत कॉमन है, एक्सेसिबल और कन्वेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा कि इसमें डिलीवर ऑफ गुड्स फ्रॉम डोर टू डोर होता है, मतलब एकदम दरवाजे से दरवाजे होता है। ठीक है, दरवाजे से दरवाजे मतलब एकदम मेन रोड तक। रोड टू रोड क्या होता है, रोड रूट रोड रूट बहुत कम समय में कम शॉर्ट डिस्टेंस लेता है, कम कवर करता है। पांचवा बात करें तो यहाँ पर कि जो हेल्प करता है हमारे रेलवे स्टेशन के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ से अपने घर से कदम निकाले और अपने रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ठीक है, उसके लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ जाए, तो उसके लिए हमको लेना पड़ता है रोड का हेल्प। बस यही कहा जा रहा है इसमें। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ बिहार इकोनॉमिक। एक्सप्लेन इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन कीजिए। क्यों, मैंने ऊपर ही बताया बिहार जो है एग्रीकल्चर स्टेट। 18% की जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो पॉपुलेशन डिपेंड करता है हमारे बिहार के एग्रीकल्चर पे। अब दूसरा बात करते हैं, ये डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, मैंने 60% की जो कि टोटल कल्टिवेटेड है एरिया कल्टिवेट होती है लैंड का, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज़्यादा मोस्ट इकोनॉमिक ईयर, मतलब इकोनॉमिक को कंट्रीब्यूट करता है, और इसी कारण एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक ऑफ बिहार के लिए। इट्स कॉल्ड बैकबोन, स्पाइन नॉट बैकबोन। मैं यहाँ बी भी लिख देती हूँ। ठीक है, बी भी ठीक है, बिग बॉस वाला बी भी नहीं, ये बैकबोन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्क्राइब कीजिए प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ के प्रेजेंट सिचुएशन को बिहार में। तो द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ इन बिहार इज क्वाइट पैथेटिक। फॉरेस्ट जो कवर करती है सिर्फ और सिर्फ 7% एरिया। फॉरेस्ट एरियाज हैव बीन डेवलप्ड इन अबाउट 17 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। वेयर इज मीका फाउंड, मीका फाउंड कहाँ होता है और इसका यूज़ क्या है, तो मीका नवाडा में फाउंड होता है, बांका, गया और जमाई जमाई डिस्ट्रिक्ट में बिहार के फाउंड होता है। एंटीसेप्टिक मटेरियल, पेपर पेपर मटेरियल बात करें, केमिकल इंडस्ट्री, रबर, ये सारे किस में मीका से पाया जाता है। ठीक है, एक गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मिनरल वेल्थ के लिए बिहार के डिस्क्रिप्शन बताइए, तो आंसर क्या है, बिहार हैज़ लेस देन 1% ऑफ द कंट्री मिनरल रिसोर्सेज रिजर्व। लाइम स्टोन, पैरेट, मीका, ये सारे अवेलेबल होते हैं क्वान्टिटी इन बिहार में। नेम बताइए जो एयरपोर्ट बिहार में पाए थे और कहाँ कहाँ लोकेटेड है। सबसे पहले बात करें, दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं हमारे बिहार में। पटना एयरपोर्ट जिसका नाम है जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा था। और दूसरा बात करें जो मुजफ्फरपुर में है, और जोगबनी, राउरकेला, भागलपुर, बीता एक्सेट्रा, ये मेजर हैं। ठीक है, एक कमेंट मतलब एक अपना ये बताइए जूट इंडस्ट्रीज पे कुछ टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 3 बिग जूट फैक्ट्रीज जो है जो बिहार में, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा। ठीक है, ये तीनों में क्या है, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा जूट इंडस्ट्रीज में है। एट प्रेजेंट ओनली कटिहार फैक्ट्री इज फंक्शन। अभी के दौर में सिर्फ और सिर्फ कटिहार की जो फैक्ट्रीज हैं वो अभी कर रहे हैं फंक्शन में। ठीक है ना, जो पॉपुलेशन होता है बिहार का वो सेम नहीं रहता है हर जगह। एक्सप्लेन, इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। एक सेकेंड रुकना, वेट, ये मैंने सही बताया, कटिहार, इसको लिख लेना। ये explained that the population of Uttar Pradesh is not same way. At some places population is very the at other places it is very
lives where there is a high and fertility land, more population lives where like पटना, मुजफ्फरपुर और भोजपुर। ये थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, डाउट है तो इसको छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा इधर से उधर हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं 62 में कि व्हाट आर बेस मार्क्स ऑन लोकल एल्टीट्यूड में, क्या क्या एल्टीट्यूड में। एक्चुअल जो सर्वे चलता है बिल्डिंग, फ्लावर ट्रेज एक्सेट्रा मीन शोइंग हाइट जो कि सी लेवल से अबव रहती है परमानेंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। द सिंबल इज कॉल्ड बॉटम सिंबल। और स्पेटल हाइट की बात करें, जो हाइट मेजर करता है एक पार्टिकुलर प्लेस का विद द हेल्प ऑफ अ प्लेन इज कॉल्ड स्पेटल हाइट, ठीक है, यही होता है, ठीक है। ये अपने चैनल का नाम। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडलिंग। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का कंप्लीट सब्जेक्टिव। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे। फटाक से ज्वाइन हो जाना इस पर ज्वाइन हो गए आराम से तुम्हें सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। और इस पे पोल वगैरह भी कराया जाएगा, बहुत अच्छे से क्विज वगैरह होंगे, तो तुम मतलब अपना आराम से एडवाइस वगैरह दे सकते हो। तो यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम कम है। बाय बाय।